आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 3 जो कि है बुक्स इन फार्मेसी। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फार्माकोपियाज और फॉर्मुलरीज। ठीक है, अब बुक्स जो हैं इनमें बेसिकली होता क्या है, इन बुक्स के अंदर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस, यानी कि हमारी जो ड्रग्स और उससे रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं उनका क्या स्टैंडर्ड, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें होता क्या, इन बुक्स के अंदर लिस्ट होती है ड्रग्स की विद सोर्स, यानी कि वो कहाँ से हमारे पास ड्रग आई है, उसका सोर्स क्या है, एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोबियल है या मिनरल सोर्स है, कौन सा सोर्स है। उसके अलावा टेस्ट जो उसकी प्रिपरेशन के दौरान और बाद के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं, कौन कौन से टेस्ट होने हैं, कौन से, वो सारा कुछ इसमें लिखा होगा। उसके अलावा फार्मूलाज, किस फार्मूलाज के थ्रू हमने वो ड्रग प्रिपेयर की है वो होंगे। उसके अलावा बॉडी के अंदर उनका क्या एक्शन होता है, ठीक है, और कितनी कौन सी डिजीज़ में कौन सी ड्रग देनी है वो इस बुक में लिखा होता है। उसके अलावा डोज मतलब कितनी अमाउंट किस पेशेंट को देनी है, यानी कि अडल्ट डोज क्या है, चिल्ड्रन डोज अलग होती है, वो बच्चों के लिए कम होती है। ठीक है, वो सारी डिटेल होगी। उसके अलावा स्टोरेज कंडीशन, ड्रग को किन कंडीशंस, किन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हम स्टोर करेंगे, अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन में स्टोर ना करें तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए वो उन्होंने उन बुक्स के अंदर प्रॉपर कंडीशंस दी हुई हैं कि इसको ड्राई इन्वायरमेंट में रखें, इसको कूल इन्वायरमेंट में रखें, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सारा स्टोरेज कंडीशंस में उन्होंने बयान किया होता है और वो सारा कुछ इन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। और इसके अंदर लिस्ट किस किस सब्सटेंस की होगी, मेडिसिनल सब्सटेंसेस, क्रूड ड्रग्स और फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, इनकी लिस्ट होती है। अब फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरी की हमने बात की। फार्माकोपिया क्या होता है, एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स विद देयर अफेक्ट एंड डायरेक्शंस फॉर देयर यूज। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ड्रग्स होंगी, सबके नेम लिखे होंगे, उसके अलावा उनका क्या यूज है, क्या इफेक्ट है बॉडी के अंदर, वो लिखा होगा और उसको यूज कैसे करना है हमने। अब जैसे कि डिफरेंट होती है, कुछ होती हैं टैबलेट्स और कैप्सूल, वो हम इनहेल वो बाय माउथ ले लेते हैं। कुछ हमारे पास आते हैं इनहेलर्स, तो हम उनको हमने नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू इनहेल करना होता है। ठीक है, वो सारा कुछ डायरेक्शन फॉर यूज में आता है। ठीक है, वो सारा इन फार्माकोपियाज के अंदर डिटेल में लिखा होता है। पल्मोनरी क्या होती है, बेसिकली ये एक लिस्ट है मेडिसिन की। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फार्मूलाज फॉर कंपाउंडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, कंपाउंड करने में किस तरह एक ड्रग कंपाउंड होनी है, वो किस फार्मूले के तहत होनी है, हर ड्रग का फार्मूला भी लिखा होगा। ठीक है, और उनको टेस्ट कैसे करना है ड्रग्स को, यानी कि उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए कैसे करना है, उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए, वो सारे टेस्ट जो है उनके फार्मूलाज भी इन फॉर्मूलरीज के अंदर दिए होते हैं। अब टू टाइप्स की बुक्स हैं, एक है ऑफिशियल बुक्स और एक है नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल बुक्स यानी कि सरकारी, हम इनके कह सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर होती हैं ये। इन रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज की सुपरविजन में उन्हें लिखा जाता है, फिर उनको सबको वो जो लिखा है उसको कंपाइल किया जाएगा और पब्लिश किया जाएगा। विदाउट गवर्नमेंट अगर परमिशन नहीं दे रही तो वो उसको पब्लिश नहीं कर सकते। जो नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं, रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश लोकली। ठीक है, इनको हम सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट जो ऑफिशियल रेफरेंस होता है, जो पहला रेफरेंस है स्टैंडर्ड रेफरेंस, वो है हमारी ऑफिशियल बुक। ठीक है, उसके अलावा सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पर अगर हमने कोई बुक पढ़नी है तो वो नॉन ऑफिशियल बुक्स है। ऑफिशियल बुक्स की एग्जांपल है हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये उन बुक्स के नेम है। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, पाकिस्तान फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये सारी ऑफिशियल बुक हैं। ठीक है, इनके अंदर जो कुछ लिखा था, हम अब कोई भी प्रिपरेशंस जैसे कि हम लोग कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वो इन बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नॉन ऑफिशियल की एग्जांपल है रिमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंस। ठीक है, रिमिंटन की बुक है, ये नॉन ऑफिशियल बुक है। ठीक है, और ट्यूटोरियल फार्मेसी की बुक है, ये आपको बुक स्टोर से भी इजीली अवेलेबल होती है। ये बहुत महंगी होती हैं, ये जो इंटरनेशनल बुक्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं
और जो लोकल होती है यानी कि आप ट्यूटोरियल जाके आप फार्मेसी से अभी भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैडजन, ठीक है। अब हम ऑफिशियल बुक्स पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑफिशियल बुक्स की डिटेल में पहली है हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया। ऊपर वाला समझ आ गया सारा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ये मोस्ट फंडामेंटल फार्माकोपिया यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी यानी कि जो हमारी बेस होती है, ठीक है, फंडामेंटल है। इसका सबसे इम्पोर्टेंस इसके क्यों है? क्योंकि इसका जो अप टू डेट मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ क्या होता है? एक स्पेशलिस्ट, समझो आप एक स्पेशलिस्ट ने एक पेज के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है, एक ही बंदा लिखता है इसको, और इस तरह इसका अप टू डेट यानी कि न्यू जैसे कि मेडिसिन आ रही है, जो भी आ रहा है वो सारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऐड किया जा रहा है। तो इसका अप टू डेट मोनोग्राफ होता है, जो भी नई रिसर्चेज है जो भी हो रहा है वो अप टू डेट होता है, इसलिए ये इसकी मेन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया को कौन देख रहा है? वो जनरल मेडिकल काउंसिल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बुक को देख रही है। मतलब अगर कोई न्यू एडिशन आई है, कोई न्यू रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग अब एक मेडिसिन ऑलरेडी इसमें रिटन है, अगर उसके अंदर उन्होंने रिसर्च किया है कि अगर वो टैबलेट थी तो हम इसको इनहेलेशन में भी दे सकते हैं, हम दूसरे रूट से दे सकते हैं, तो वो सारा इसमें मेंशन कर रहे होते हैं। ये सारी जिम्मेदारी है जनरल मेडिकल काउंसिल की, ठीक है। अब बुक के अंदर जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है 1964 में, ये जो मैंने डेट्स लिखी है ना, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुई थी, इनका फर्स्ट एडिशन इसका जो ब्रिटिश फार्माकोपिया वो 1864 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया में होता क्या क्या है? इसके अंदर कंप्लीट मोनोग्राफ होगा हर ड्रग का, ठीक है। और जो है उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, मैंने QC होता है क्वालिटी कंट्रोल और QA है क्वालिटी एश्योरेंस, ये एब्रीवेशन है क्वालिटी कंट्रोल की और क्वालिटी एश्योरेंस की, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन, जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन सेक्शन है उसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को जो देखना होता है वो हम इस बुक के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि डिफरेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम डिफरेंट उसके स्टेप्स पे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। एक सेक्शन से आई है, हम फिर पाउडर बन के आया है, हम उसको देखेंगे, फिर वो जब टैबलेट में कन्वर्ट होगा फिर देखेंगे, फिर टैबलेट आएगी, फिर दोबारा से उस पर टेस्ट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम उसको उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है हम उसी तरह की हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट आनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है कि एंड में क्वालिटी एश्योर करनी है कि जो हम चाहते थे क्या वही प्रोडक्ट बनी है, क्या उसकी वही सारी प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज हैं जो हम चाहते थे, उसको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद होता है QC टेस्ट। अब टैबलेट या कोई भी हमारे पास डोजेज फॉर्म है, सिरप है, एलिक्सर है या कोई इंजेक्शन है, वो सब जब बन गया उस पर हम QC टेस्ट करते हैं। फिर दिस इज द कंफर्मेशन हमारी सारी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? तशखीस करना उसको कि उसको है कौन सी ड्रग, वो टेस्ट करेंगे। अब डिफरेंट आपके पास कोई 6-7 वाइट कलर की फॉर एग्जांपल आपके पास टैबलेट्स रखी हुई हैं, आपको नहीं पता इनमें कौन सी है, आप उन पर टेस्ट करोगे आपको समझ आ जाएगी अच्छा इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है, ये इस क्लास की है, इसके अंदर ये फार्मूला, ठीक है। एनालिटिकल टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। दूसरी हमारे पास बुक है वो है ब्रिटिश नेशनल पुल्मोनरी, जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1907 के अंदर। ये यूज होती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, UK के अंदर मोस्टली, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? इस पे अंडर द को सुपरविजन ऑफ जनरल मेडिकल काउंसिल एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये दोनों जो सोसाइटीज़ हैं, एक काउंसिल सोसाइटी मिल के इस बुक को देख रहे होते हैं, यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि UAE और UK के अंदर ये टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज़ होती है। अगर जैसे कि अब हम यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन अगर फार्मासिस्ट है बेसिकली उसने रजिस्टर होना है तो उसको ब्रिटिश ये नेशनल पुल्मोनरी पढ़नी पड़ेगी, फिर वो जाके एज ए टेक्स्ट बुक उनकी वो यूज़ होती है, वो पढ़ के पेपर देंगे और फिर वो पास हो गए तो वो रजिस्टर हो जाते हैं UAE में और यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब इस बुक में क्या क्या होता है? डिटेल नॉलेज होता है क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ,
ऑफ ड्रग, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल में हम यही देख रहे होते हैं कि ड्रग का क्या रोल है बॉडी के अंदर अंदर अगर बंदे ने किस डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग है और उसका बॉडी के अंदर क्या रोल है, वो सारा कुछ उसकी डिटेल्ड नॉलेज, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन वो उन्होंने लिखी हुई है सारी। उसके अलावा डिटेल नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो नुस्खा जो डॉक्टर लिख के देता है उसकी क्या, उसको किस तरह लिखना है, ये भी सारा उन्होंने लिखा कि एक डॉक्टर जो है वो किस तरह प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। उसके अलावा रीफिल एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, रीफिल होता है कि आप एक पेशेंट आया था प्रिस्क्रिप्शन लेके, आपने उसको मेडिसिन दे दी, उसके बाद वो 4 दिन बाद फिर आ गया कि मुझे ये दोबारा दे दें। अब उसको क्या वो टैबलेट दोबारा देनी है या नहीं देनी, कौन सी टैबलेट्स हैं जो हम दे सकते हैं और कौन सी नहीं। अब स्टीरॉइड है, उसको 4 दिन डॉक्टर ने लिखा था स्टीरॉइड आपने लेने हैं, वो ले लिए उसने, उसको जैसे कि आराम है तो वो कहता है चलो 4 दिन में और खा लो, वो पहुंच जाएगा लेने के लिए, लेकिन वो स्टीरॉइड उसको दोबारा नहीं देनी, ठीक है। अब रीफिल की सारी पॉलिसी इन्होंने लिखी है कि ये ड्रग्स हैं, इनको जैसे अब पैनाडोल है, आप एक ले आए हो उसका पूरा पैक 10 गोलियां ले आए हो, आप हफ्ते बाद फिर जाते तो वो आपको दोबारा भी दे देगा आराम से, उस पर उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स होते हैं, उनकी रीफिलिंग नहीं है होती जब तक कि डॉक्टर खुद नहीं लिखेगा कि ये 1 मंथ के लिए है या हफ्ते के लिए, जितनी भी है उसको उतनी देंगे जितनी डॉक्टर लिखेगा। और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग होती है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई, आप उसको रीड करोगे, पहले डॉक्टर ने लिख के भेज दी, आप उसको देखोगे, उसकी डिजीज़ देखोगे कि इसको ये डिजीज़ है, इसकी ये टैबलेट दी गई है, क्या ये इस डिजीज़ में ये पेशेंट ले सकता है। अब ऐसा है कि एक पेशेंट है उसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है, ठीक है, लेकिन उसको लीवर की या कोई और डिजीज़ हुई, उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी एक टैबलेट की, अब वो गया है फार्मेसी पे, तो अब फार्मासिस्ट जो वहाँ पे होगा वो देखेगा कि क्या ये टैबलेट, अब उसका साइड इफेक्ट है किडनी डैमेज, वो भी मतलब बाद में किडनी को डैमेज कर सकती है, तो वो फार्मासिस्ट उसको नहीं दे सकता, वो डॉक्टर को दोबारा लिख के देगा कि ये टैबलेट, ये पेशेंट की किडनी ऑलरेडी डैमेज है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मे बी ये उसको वर्स कर दे, आप चेंज कर दो। फार्मासिस्ट खुद नहीं चेंज कर सकता, वो डॉक्टर ही करेगा, वो उसको लिख देगा, उसके बाद वो उसको चेंज करे या ना करे। इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। और ये भी देखना है कि जिस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है क्या मेडिसिन उसी को दी है या किसी और को तो नहीं दे दी हमने, और कितनी डोज में देनी है, कितनी अमाउंट में देनी है, कितनी मतलब डेज के लिए देनी है, वो सारा कुछ आता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के अंदर। इसकी सारी डिटेल जो है वो ब्रिटिश नेशनल फार्मेसी के अंदर लिखी हुई है। समझ आई है सबको? एनी कन्फ्यूजन?